हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है बेटा? हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। आज हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में बेटा शुरू में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिंकेज क्या होती है। रिकॉम्बिनेशन तो आप लोग जानते होंगे, 11th में सेल डिवीजन में जब आप लोग बेटा मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें जब आप लोगों ने प्रोफेज 1 पढ़ा था, उसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस पढ़ा, वहां पर आप लोगों ने रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। लिहाजा आप लोगों को यह बात पता है कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन बनना, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लिंकेज क्या होता है। ठीक है बेटा, लिंकेज क्या होता है? तो देखिए आप लोग, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिंकेज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बेटा एक चीज जरूर देखी होगी, मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई है ना, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी आंख का कलर ब्लैक है ना, उसकी आंख का कलर बेटा ब्लैक है और स्किन का कलर मान लीजिए मैं कहूं ब्लैक है, दोनों ब्लैक है, आंख का कलर भी ब्लैक है और स्किन का कलर भी ब्लैक है। अब इससे जो दूसरी जनरेशन हुई है ना, इससे जो दूसरी जनरेशन हुई उसकी भी सेम कंडीशन ये कि आंख का कलर ब्लैक है और स्किन का कलर भी ब्लैक है। अब इससे बेटा जो तीसरी जनरेशन हुई, इसमें भी क्या कंडीशन है कि आंख का कलर ब्लैक है और स्किन का कलर भी ब्लैक है। लेकिन जब चौथी जनरेशन आई तो आंख का कलर ब्राउन हो गया और स्किन का कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको देखते हुए आप ये बात कह सकते हैं कि वो जीन्स जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपस में ज्यादातर केस में, ज्यादातर जनरेशन में क्या है, एक साथ रह रहा है। भाई एक साथ रह रहा है, एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है, तभी तो ये ब्लैक आई भी हो रही है और ब्लैक स्किन भी हो रही है। लेकिन चौथी जनरेशन में क्या हुआ, जाके वो स्प्लिट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। एक और क्या हुआ, ब्राउन आई हो गया और ब्लैक स्किन का कलर हो गया। यही चीज लिंकेज होती है। लिंकेज मतलब होता है जीन की टेंडेंसी, साथ में रहने की जो जीन की टेंडेंसी होती है उसे बेटा हम लोग लिंकेज कहते हैं। ये जो जीन है, ये मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आई का कलर बयान कर रहा है और ये क्या कह रहा है, ये स्किन का कलर है ना। ये क्या है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ये साथ में रह रहे हैं। अब जब दूसरी जनरेशन आई तो उसमें भी यही कंडीशन मिली हमें। अब तीसरी जब कंडीशन आई, तीसरी जनरेशन आई, वहां पर भी हमें यहां मिला, यही चीज मिली। लेकिन चौथी जनरेशन में क्या हुआ, मामला अलग हो गया। तो हम यहां पे यही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जीन्स हैं, ये एक आई कलर के लिए मतलब ब्लैक आई के लिए और ब्लैक स्किन के लिए, इन दोनों की टेंडेंसी कैसी है, आपस में साथ में रहने की है ना, साथ में रहने की है। तो इसलिए देखिए बेटा, कई जनरेशंस तक, एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, कई जनरेशंस तक वो साथ रहे और उसके बाद जाके क्या हुआ, वो स्प्लिट हुए है ना। इसे ही हम लोग लिंकेज कहते हैं, यानी जीन की वो टेंडेंसी कि वो साथ साथ में रहें, उसे ही हम लोग लिंकेज कहते हैं। और साथ में रहे और एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में साथ ही ट्रांसमिट होते रहे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों ने रिकॉम्बिनेशन पढ़ रखा है। रिकॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो क्रोमोसोम है ना, इसका इतना टूट के इधर चला जाए, इतना इधर चला जाए, तो ये रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अब आप तुम खुद बताओ, अगर जीन्स आपस में बहुत करीब होंगे, उनके डिस्टेंस बहुत कम होंगे, तो क्या है, उनके एक दूसरे के साथ सेपरेट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, जैसे मान लो एक, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इस पे ये एक जीन है ए, एक जीन है मान लो बी और एक जीन है सी। अब तुम खुद बताओ इसमें वो कौन से दो जीन हैं जिनके साथ में रहने के चांसेस ज्यादा हैं? तुम कहोगे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो होता है भाई, एक ये क्रोमोसोम है, एक दूसरा ये क्रोमोसोम है, इस पे भी ए, उस पे भी क्या है बेटा, यहां पर ए है, यहां बी है और यहां सी है। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम टूट के
इधर उधर मूव करता है। लेकिन अगर जीन के बीच में बेटा डिस्टेंस कम होगी तो उन दोनों जीन के आपस में सेपरेट होने के चांसेस कब होंगे? यानी ये दोनों जो जीन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन से दो जीन है जिनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप कहेंगे कि ए और सी या बी और सी के सेपरेट होने के चांसेस कम है, ज्यादा है। मैं कहूंगा कम होने के कौन चांसेस है, तो आप कहेंगे ए और बी चांसेस कम है। यानी अगली जनरेशन में भी क्या होगा बेटा, अगली जनरेशन में भी क्या होगा, अगली जनरेशन में देखो यही होगा ना, अगली जनरेशन में भी ये होगा, ये ए और बी आपस में साथ में आ जाएंगे और ये वाला जो स्मॉल सी है वो बेटा यहां आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, देखिए आप लोग, यहां पर ये ए होगा, ये बी होगा और कैपिटल सी यहां आ जाएगा। अब तुम देखो, अभी तक बेटा देखिए, बात समझिए आप, अभी तक क्या हो रहा था कि ये ए वाला जो जीन है और बी वाला जीन और सी वाले जीन, ये तीन जीन है, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए ये जिम्मेदार होंगे। ये तीनों जीन क्या हो रहे थे, साथ में चल रहे थे। लेकिन क्या था, क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज्यादा है ना, इसमें और इसमें, इसलिए इनके आपस एक दूसरे से सेपरेट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और वही चीज मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें अब जो नया जनरेशन बना उसमें क्या हुआ बेटा, ये दोनों साथ में है और नया कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें ये इसके साथ आ गया। बात समझ में आई? अब इसी तरीके से बेटा अगली बार फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर इनके चांसेस साथ में हो जाएंगे। हां, आप ये कह सकते क्या ये हमेशा 100 सालों कई जनरेशंस तक हमेशा साथ में रहेंगे? नहीं, अलग होने के भी चांस है। हो सकता है रिकॉम्बिनेशन यहां से हो जाए, इतना पार्ट टूट जाए, ये वाला यहां आ जाए और ये वाला यहां चला जाए। अगर इस बेसिस पे रिकॉम्बिनेशन हो गया तब क्या होगा, तब वो भी सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन उसके चांसेस क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जीन्स के या इन दोनों जीन्स के डिस्टेंस क्या है बेटा, कम है। तो लिंकेज क्या होता है, जीन की टेंडेंसी कि वो साथ में रहे, उसे हम लोग लिंकेज कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बोलो बेटा, समझ में आ गया? ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बना लोगे तो आगे भी इसको बना लेना, आगे जब भी देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द जीन प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, है ना, एक ही क्रोमोसोम में रहते हैं, एंड टू स्टे टुगेदर इन अ हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। यानी जब भी वो, देखो यहां पे तो ट्रांसमिशन हो रहा है ना भाई, देखो जब भी हेरिडेटरी ट्रांसमिशन हो और वो उसके बाद भी क्या हो, साथ में रहे, तो उसे हम लोग लिंकेज कहते हैं। एंड जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लिंक जीन कहते हैं, LINKED। ठीक है बेटा, वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग लिंक जीन कहते हैं, और वो जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं उसे हम लोग अनलिंक्ड जीन कहते हैं। उसे बेटा हम लोग अनलिंक्ड जीन कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? लिंकेज कुछ समझ में आया? थोड़ा सा कुछ समझ में आ गया? यहां से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि लिंकेज का मतलब ये होता है कि जीन साथ में रहे। और साथ में रहने की कैसी टेंडेंसी है, जितना ज्यादा उनमें दूरी कम होगी, डिस्टेंस जितना कम होगा, उसमें उसके साथ में रहने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। बोलो बेटा, समझ में आया? जितना डिस्टेंस कम होगा, उस जीन के एक दूसरे के साथ कई जनरेशंस तक साथ में रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एकदम यही समझिए, दोस्त होते हैं, अगर जो दो दोस्त जितने आपस में जितना ज्यादा करीब होते हैं, करीब मतलब उनके आपस के अच्छे ताल्लुकात होते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे की हर बात शेयर करते हैं, तो कोई थर्ड वाला क्या उन दोनों को तोड़ सकता है? अगर उन दोनों में अगर जितनी ज्यादा गहरी दोस्ती होगी, उनके सेपरेट होने के चांसेस उतने कम होंगे। बात समझ में आई? जितने ज्यादा गहरी दोस्ती होगी, यानी गहरी दोस्ती का मतलब जितने कम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, उतना ज्यादा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और उतनी ज्यादा दिन तक उनकी दोस्ती चल पाएगी, और कोई थर्ड पर्सन इनकी दोस्ती को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब इनके बीच में गहराई बहुत ज्यादा है, दोस्ती बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई भी थर्ड पर्सन उनको सेपरेट कर सकता है। सेम चीज
यहां पर है। बात समझ में आई बेटा? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? When genes are present on same chromosome, they show linkage, है ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। And when they are present on different chromosome, they show independent assortment। इससे पहले बेटा हम लोग independent assortment पढ़ चुके हैं, है ना। इससे पहले बेटा हम लोग independent assortment पढ़ चुके हैं, independent assortment पढ़ चुके हैं, है ना। इसी तरीके से था ना independent assortment। देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्ट, जब वो असॉर्ट करता है, जब वो अलग अलग होता है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। अब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलता है और रिकॉम्बिनेशन भी मिलता है। जैसे यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमें एक मिल जाएगा, ये देखिए एक ये मिल जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, ये वाला ब्रेक करके यहां आएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर ये वाला जब यहां चला जाएगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर, और लास्ट में बेटा ये आ जाएगा, है ना। तो ये वाला और ये वाला, ये कैसा हो गया? ये दोनों पैरेंटल हो गए और ये दोनों रिकॉम्बिनेशन हो गया, नया कॉम्बिनेशन बना, रिकॉम्बिनेंट बना। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, यानी जब भी वो एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो एक दूसरे से असॉर्ट करेंगे। और नेक्स्ट है कि लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट, जो लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले बेटा बैटसन एंड प्यूनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस में देखा था, और इस जो लिंकेज को इन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन कहा था। मैं अभी आपको बताऊंगा कपलिंग और रिपल्शन क्या होता है। तो सबसे पहले लिंकेज को किसने देखा था बेटा? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैटसन एंड प्यूनेट ने, किसमें? लेथाइरस ओडोरेटस में, और उन्होंने क्या कहा? इसे कपलिंग एंड रिपल्शन। लेकिन सबसे पहले लिंकेज को बाकायदा एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूफ किसने किया था, किसने बाकायदा समझाया था? वो कौन थे? टीएच मॉर्गन। किस पे काम किया था इन्होंने? अभी बेटा आज जो हम लोग पूरा जो डिटेल में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो टीएच मॉर्गन का वही एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं जो बैटसन एंड प्यूनेट ने किया था उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितनी तरह का होता है? देखो बेटा, लिंकेज दो तरह का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज होता है, एक इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज एक होता है, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बेटा वो लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पैरेंटल कॉम्बिनेशन, हमेशा पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही होता है ना। हमेशा पैरेंटल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वो कैसा होगा? वो बेटा कंप्लीट लिंकेज होता है। अगर पैरेंटल कॉम्बिनेशन होगा तो वो कंप्लीट लिंकेज होता है। और जाहिर सी बात है, अगर कंप्लीट लिंकेज हो रहा है इसका मतलब दो जीन आपस में बहुत करीब हैं, तो अगर वो दोनों जीन आपस में बहुत करीब होंगे तो रिकॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई नया तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यानी रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट। बोलिए, रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट। रिकॉम्बिनेशन बेटा एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट हुआ? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगी। जीन्स आर, क्यों ऐसा होगा? क्यों कंप्लीट लिंकेज हमें क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि जीन जो है वो आपस में बहुत करीब होंगे। जीन जो है बेटा वो आपस में उनका डिस्टेंस बहुत करीब होगा, इसमें इसलिए किसी भी तरह की कोई उसमें असॉर्टमेंट नहीं पाया जाएगा। जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन क्रोमोसोम, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखिए अगर ऑर्गेनिज्म में लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज शो होने लगेगा, दिक्कत यह है कि वेरिएशन नहीं आएगी। क्योंकि बेटा आपको पता है कि वेरिएशन क्यों आती है?
वेरिएशन जो आती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है, मतलब रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है। अब जब क्या होने लगे, जब अगर कंप्लीट लिंकेज होने लगेगा तो कंप्लीट लिंकेज से दिक्कत क्या है, कंप्लीट लिंकेज से दिक्कत यह है बेटा कि कोई रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं। जैसा पेरेंट था, जिस तरीके के पेरेंट्स थे उसी तरीके का क्या हुआ, आगे प्रोजेनी भी होने लगेंगे, तो वो दिक्कत की बात है ना, कोई वेरिएशन आएगा नहीं। तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल है जैसे मेल ड्रोसोफिला में और फीमेल सिल्क मॉथ में, इन दोनों केस में होता है। ठीक है बेटा, इन दोनों केस में होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज? क्या होता है, व्हेन रिकॉम्बिनेशन आल्सो अपीयर विद पैरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी यहां पर भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें क्या मिलेगा बेटा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हमें रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। और इसमें क्या, रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये कॉमन है पूरी जो हमारे यहां पूरी दुनिया में, ये ज्यादा कॉमन होता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि फिर मैं बोल दे रहा हूं कि अगर बेटा आप रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नया तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वेरिएशन डेवलप नहीं होगा। मोर पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड फ्यू न्यू कॉम्बिनेशन। इनकम्प्लीट लिंकेज में यहां पे क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज में 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हां, ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, मान लो मैं कहूं 60% पैरेंटल कॉम्बिनेशन के गैमीट्स बनेंगे या ऑफस्प्रिंग बनेंगी, लेकिन 40% क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन यानी नए तरीके के कॉम्बिनेशन के बनेंगे। बात समझ में आ गई? अब इसमें देख लो, जैसे ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए बेटा ये है, ठीक है, ये है, आपको पता है कि ये जब बनता है इसमें कितने तरह के गैमीट्स आते हैं, कितने तरह के गैमीट्स बनते हैं। एक गैमीट कैपिटल ए कैपिटल बी बनता है ना, और एक बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी बनता है। ये बनता है ना, इसी तरह का तो बनता है। अच्छा, अब देखो, अब इसके पेरेंट्स क्या रहे होंगे, अगर आप इसके पेरेंट्स देखिए, इसके पेरेंट्स देखेंगे बेटा, तो इनके पेरेंट्स क्या होंगे, देखिए ये होंगे, सॉरी, इनके पेरेंट्स ये रहे होंगे, बोलो बेटा, तभी तो इन्होंने ये गैमीट बनाया होगा, ये ए बी बनाया और यहां पर ए बी बनाया, है ना, और ये जब दोनों मिले हैं तो ये बनाया, यानी एक गैमीट हमारा ए कैपिटल बी का बना और एक गैमीट स्मॉल ए और स्मॉल बी का बना। अब बेटा ये जब दोनों गैमीट आपस में मिले तो ये बना, बोले ये बना बेटा। अब ये गैमीट जो है, ये गैमीट ये जीनोटाइप बना, ये ऑफस्प्रिंग बनी। अब ये F1 क्रॉस होगा, अब ये इसमें से अगर आप गैमीट बनाएंगे तो गैमीट ये बनेंगे। अब इसमें से देखो, इसमें कितने ऐसे हैं, इसमें आपको 50% कैसे मिलेंगे, पैरेंटल मिलेंगे। देखो ये गैमीट बना, ये पैरेंटल है, देखो पेरेंट का भी ये गैमीट था, इनके पेरेंट्स का भी गैमीट था, इनका भी ये बन रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, पैरेंटल। ये भी देखो बेटा ए बी, ये भी कैसे हुए, पैरेंटल हुए। नहीं समझ में आया मेरी बात? आप समझ में आ रही कि पैरेंटल गैमीट किसे कह रहे हैं, बोलो बेटा, पैरेंटल गैमीट समझ में आ रहा है? ये पैरेंटल गैमीट है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं, ये दोनों आपके रिकॉम्बिनेंट है। उसका रीजन देख लो बेटा, यहां पर कैपिटल बी और कैपिटल ए और स्मॉल बी आया है ना, ये गैमीट बन रहा है। यहां पर गैमीट क्या है, कैपिटल ए है या कैपिटल बी है, यहां पे स्मॉल ए है स्मॉल बी है, इन दोनों से ये डिफरेंस है ना, इसी तरीके से ये भी डिफरेंस है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों जो है वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट है और ये दोनों कैसे हैं, पैरेंटल गैमीट है। यानी इस केस में कितना परसेंट कॉम्बिनेशन हो रहा है, 50% रिकॉम्बिनेंट है और 50% पैरेंटल है। बात समझ में आई? इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या आप कह रहे थे, इसमें आप कह रहे थे कि इनकम्प्लीट लिंकेज में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा,
बोलिए भाई, इनकम्प्लीट लिंकेज में सिर्फ और सिर्फ, यानी इनकम्प्लीट लिंकेज में डिस्टेंस बहुत ही कम होगी एक दूसरे से। ठीक है भाई, जैसे ऐसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये बन रहा है, ठीक है बेटा, ये बन रहा है ना। अब अगर मान लीजिए यहां पर सिर्फ दो तरह का गैमीट बन रहा है, कौन कौन सा, ए बी एंड ए बी, सिर्फ ये दो गैमीट बन रहा है। और अगर जब आप इसके पेरेंट्स को देख रहे हैं तो पेरेंट्स का क्या होमोजाइगस है, एक पेरेंट कैपिटल ए कैपिटल बी, एक पेरेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है बेटा, अब ये जब दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा, ये F1 होता है, ये F1 है ना, ठीक है, ये F1 है। अब इनके गैमीट सिर्फ दो तरह का बनेंगे, यहां पे आप कहेंगे नहीं चार बनने चाहिए, नहीं यहां दो ही तरह के बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। कंप्लीट लिंकेज से क्या मतलब कि जीन ए जो है और जीन बी ये आपस में बहुत करीब है ना। इसी तरीके से जो स्मॉल ए जो है और स्मॉल बी भी आपस में बहुत करीब है, डिस्टेंस बहुत कम है, रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है। भाई रिकॉम्बिनेशन होता तब ना भाई, अगर मान लीजिए यही मैं कहूं बेटा, समझो, अगर मैं कहूं कि कैपिटल ए होता, यहां पर कैपिटल बी होता, यहां पर कैपिटल ए होता, यहां पर बी होता, तब ना चांसेस थे कि ये इतना क्रोमोसोम ब्रेक करके यहां जाता और इतना यहां आता, तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता था, एक तो डायरेक्ट ए बी बन सकता था और ये भी बन सकता था। उसके अलावा ये वाला अगर ये इस पे चला जाता तो ए और बी बन जाता, और ये अगर इस पे आ जाता तो स्मॉल ए कैपिटल बी बन जाता, ये होता ना। तो हम कह सकते थे कि ये जो है वो पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेंट है, यानी नए तरह के कॉम्बिनेशन बने। लेकिन वो कब होता? जब जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता। जब वो ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं। और कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, जैसे मैंने यहां दिखाया। अब इतना ज्यादा कम है डिस्टेंस कि कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये एक अलग गैमीट बना देगा, है ना, ये एक अलग गैमीट बना देगा, ये एक अलग गैमीट बना देगा, जैसे यहां ये दोनों मिलेंगे तो ये बना देंगे। अब ये फिर, क्योंकि कॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज तो है ही, अब ये फिर जब गैमीट बनाएंगे फिर ये बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ये क्या होता है, ये बेटा कंप्लीट लिंकेज होता है। अगर आपको ये बात पता करना हो कि किसी भी जीन में लिंकेज है या दो जीन्स में लिंकेज है या नहीं है, तो आप क्या करिए ना, उनका F1 करिए। F1 कर लिया आपने, F1 के बाद उसको टेस्ट क्रॉस करवा लीजिए। अब अगर नॉर्मल टेस्ट क्रॉस याद करिए, नॉर्मल टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आ रहा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आ रहा था, 1:1:1:1 आता था। लेकिन अगर वो 1:1:1:1 रेशियो से डेविएट हो रहा है, यानी रिजल्ट 1:1:1:1 आना चाहिए, लेकिन वो ना आपकी कुछ और आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जीन में क्या हो रहा है, जो जीन्स है उनमें लिंकेज है। अगर फिर से सुन लो, कभी भी लिंकेज आपको पता करना हो जीन्स में, दो जीन्स में, तो आप क्या करिए, उसको क्रॉस कराइए इस तरीके से, एकदम नॉर्मल ऐसे F1 आएगा। F1 को उसके, तो मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूं बेटा टेस्ट क्रॉस, और सब तो आप लोगों को सब चीज याद आ रही होगी। F1 को, जो F1 इंडिविजुअल है, उसको उसके रेसेसिव पेरेंट मतलब टेस्ट क्रॉस करा दीजिए। और टेस्ट क्रॉस में अगर रेशियो 1:1:1:1 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जीन्स में लिंकेज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हां, अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता करनी हो, है ना, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ, कितने लोग रिकॉम्बिनेंट बने, मतलब 100 में से 50 लोग रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। अगर 100 ऑफस्प्रिंग बने हैं, तो क्या ऐसा है कि 50 में रिकॉम्बिनेशन हुआ है? तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, ज्यादातर लोगों में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो उसका क्या तरीका है कि रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जब आप लोग अलग अलग तरह की किताबों से क्वेश्चन लगाएंगे, और जेनेटिक्स से क्वेश्चन लगाइए बेटा, बहुत मजा आएगा। मैं आप लोगों को इस लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिले, सब आप क्वेश्चन लगा लेंगे।
तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन लगेंगे आपके, ठीक है। एक बात और देख लो, यही बात जो मैंने अभी पीछे कंप्लीट लिंकेज और इनकंप्लीट में समझाई है उसे यहां पे मैंने कहा। अगर मान लीजिए ऐसा केस होता है कि 50% पैरेंटल प्रोजेनी आ रहा है और 50% रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, जैसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो या ये देखो, है ना, ये वही सेम केस है। यहां पर क्या है, चार गैमीट बन रहे हैं, ये 4 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, इन 4 में से 2 कैसे हैं, पैरेंटल हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट हैं, यानी 50-50। अब बेटा अगर ये कंडीशन है 50% पैरेंटल प्रोजेनी है और 50% रिकॉम्बिनेंट है, तो इट इज अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, जीन्स आपस में सेग्रीगेट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉज में फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू, यानी मोर देन 50% क्या आ रहा है पैरेंटल कॉम्बिनेशन और लेस देन 50% पैरेंटल आ रहा है, लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, इट इज अ केस ऑफ इनकंप्लीट लिंकेज। देखो देखो, more than 50% and recombinant frequency is less than 15%, then it is a case of incomplete linkage। लेकिन अगर 100% क्या आ रहा है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल होगा। इफ पैरेंटल प्रोजेनी इज 100% एंड रिकॉम्बिनेंट इज 0%, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि क्यों यहां पर आपने देखा कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में, और ये सब बातें याद रखिएगा बेटा, ये सब क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो कंपटीशन में जा रहे हैं उनके लिए भी, कि आपने देखा कि पैरेंटल प्रोजेनी का जो है वो 100% से लेके 50%, उससे कम भी, 50% जो है 100% से लेके 50% तक का पैरेंटल प्रोजेनी कैरेक्टर दिख रहा है। देखिए, सब मैक्सिमम 100, ये 50%। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि रिकॉम्बिनेंट जो है बेटा वो 50% से ज्यादा नहीं दिख रहा है। देखो, ये इस केस में 50%, इस केस में लेस देन 50% और इस केस में 0%। यानी जो पैरेंटल जो है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, वो तो हमें 100 से 50, यानी ऐसे लिखना चाहिए आपको, 50 से 100 के बीच में है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट जो है वो नॉट मोर देन 50%। क्यों ऐसा हो रहा है, 50% से ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन देखिए बेटा, उसका रीजन देखिए। क्वेश्चन ये है कि वाई रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड 50%, 50% से ज्यादा क्यों नहीं वो एक्सीड करती है, उसका रीजन देखो बेटा। ये सारी बातें मैं तुम लोगों को खूब पढ़ाया हूं, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, और उसके अलावा मैंने जब जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो बीच बीच में कई बार इन सब बातों को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखो, ये होता है, यही होता है ना भाई, नॉर्मल केस में क्या होता है बेटा, यही तो होता है, ऐसे होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये होते हैं। लेकिन ये जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहां पर बेटा सिंगल क्रॉसिंग हो रही है। देखो कि मैक्सिमम केस में सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है। इन अ सिंगल क्रॉसिंग ओवर बता रहा हूं, बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम ओनली 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट आउट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। देखो यहां पे 4 क्रोमेटिड्स दिख रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, नॉन सिस्टर। देखो ये वाली और ये दोनों बेटा एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। लेकिन ये वाली और ये वाली एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होता है। ये बातें सब याद रखिएगा आप लोग।
क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है बेटा। अब देखो होगा क्या, तुम्हें ये बात पता है कि ये वाला जो आर वाला जो जीन है वो क्रॉसिंग ओवर में नया कॉम्बिनेशन बनाएगा और इधर आ जाएगा, और ये कैपिटल आर वाला जो है वो इधर चला जाएगा। बात समझ में आई भाई? ये वाला बेटा इधर चला जाएगा। अब जब ये इधर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है, अब ये सोचो कि स्मॉल आर यहां आ गया और कैपिटल आर यहां आ गया, ठीक है। ये तो ये हो गया। ये कब हुआ है? ये हुआ है एनाफेज फर्स्ट में, है ना। अब फिर होगा एनाफेज सेकंड, और क्रोमोसोम सारे सेग्रीगेट कर जाएंगे। सेग्रीगेट कर जाएंगे मतलब इतना वाला अलग हो जाएगा। जब ये अलग होगा बेटा तो ये एक गैमीट बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, ये जो है इतना पोर्शन ये अलग हो जाएगा, ये है ना, और ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल आर बेटा इधर आ जाएगा। बोल भाई, समझ में आ गया? अब देखो इसी तरीके से ये स्मॉल टी है, कैपिटल आर इधर चला जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये हो गया। अब ये बेटा सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुई है ना। अब इसमें तुम देखो ये पैरेंटल है, ये पैरेंटल है, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। यानी 4 में से 2 कैसे हैं? पैरेंटल है, और 4 में से 2 पैरेंटल है और 2 रिकॉम्बिनेंट है। यानी रिकॉम्बिनेंट कितने हुए? 50%। तो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? 50% ही हो सकता है। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकता है। हाँ, पैरेंटल जो है वो 50 से 100 के बीच में वैरी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किस तरह के लिंकेज है। अगर प्योर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है तो 50% होगा। जैसे जैसे लिंकेज बढ़ता चला जाएगा वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये सब किसका खेल है? ये सब रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है भाई। पहले कॉम्बिनेशन क्या था? अगर ये आप क्रॉसिंग ओवर सोचिए नहीं हो रही है तो पहले बेटा कॉम्बिनेशन क्या था? देखो यहां पर अगर देखो तुम तो एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी। यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। बोलो, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? 100% पैरेंटल है, ठीक है, पैरेंटल है। ये 100% पैरेंटल हो रहा। लेकिन क्या है कि इनके बीच में आपस में क्रॉसिंग हुई। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा? नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। देख बेटा, पहले क्या था? जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी रिकॉम्बिनेशन, तो क्या हुआ था? ये कॉम्बिनेशन था। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या कॉम्बिनेशन बना? कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। देखो बेटा, ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो यही होता है रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनना। हाँ, अब एक चीज है कि अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन ऑन क्रोमोसोम। जो लिंक जीन जो है, यानी लिंक जीन मतलब जीन विच इज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, उन्हें हम लोग लिंक जीन कहेंगे। उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक सिस है और एक आपका ट्रांस होता है ना। सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस लिंकेज का मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम पे, समझो बेटा, और जिसे हम लोग सिस कहेंगे ना, बैटसन एंड प्यूनेट ने उसे ही कपलिंग कहा था। सुन लो, इसी से नाम याद रखना। ये भी सी से है और वो भी बैटसन एंड प्यूनेट ने कपलिंग एंड रिपल्शन दिया था ना। देखो, मैं तुम लोग को पहले पेज पे शायद करवाया था इस बात को। हाँ, ये देखो, हाँ, कपलिंग एंड रिपल्शन कहा था उसे, है ना। तो इन्होंने समझाते हुए तो उसे कपलिंग और रिपल्शन कहा था, और हम लोग उसे सिस और ट्रांस कह रहे हैं, ठीक है। अब सिस में क्या होता है बेटा? सिस में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट जीन पाए जाएंगे और एक ही क्रोमोसोम पे दोनों रिसेसिव होंगे। ट्रांस इसका अपोजिट होता है। वहां पर क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम पे क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यह है, बहुत से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इसके बेसिस पे वो पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछते हैं। अब बेटा, अगर ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ये गैमीट है,
इसका मतलब यह है कि गैमीट ये बना होगा, एक ने ये बनाया होगा और एक ने ये बनाया होगा। बोलिए, सही कह रहा हूं? इसका मतलब ये कि पेरेंट्स कैसे होंगे बेटा? प्योर होमोजाइगस होंगे। एक प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होगा। बात समझ में आ गई? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है। अब इनका जब आपस में क्या होगा, जब ये गैमीट्स बनाएंगे तो ये पैरेंटल होगा और ये रिकॉम्बिनेंट होगा। देखो पैरेंटल, ये भी यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हो गया और ये आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग सिस लिंकेज कहते हैं या कपलिंग कहते हैं। सिस लिंकेज क्या होता है कि व्हेन एक ही क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन पाए जाएंगे तो उसे हम लोग सिस लिंकेज कहते हैं। ठीक है भाई, बोलिए, बात समझ में आई? अच्छा, ट्रांस लिंकेज क्या होगा? ट्रांस लिंकेज का मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट और एक वो रिसेसिव होगा। अब इसका मतलब ये है कि देखो इसके अब जो गैमीट आया होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। बोलो, गैमीट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। इससे क्या आप पेरेंट्स के जीनोटाइप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। ये है एक पेरेंट्स से आया है कैपिटल ए स्मॉल बी और एक से आया है स्मॉल ए कैपिटल बी। इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब ये होगा कि एक पेरेंट्स कैसा है, कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, और एक कैसा है, स्मॉल ए कैपिटल बी है। इस तरह के पेरेंट्स हैं। वो जब आपस में ये गैमीट बना, फिर ये F1 आ गया, ये F1 होता है, आपको पता है, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। ठीक है बेटा, ये F1 हो जाएगा। अब फिर ये जब आपस में गैमीट बनाएंगे तो इनका ये पैरेंटल होगा और ये इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। अब आप देखिए, जीनोटाइप यहां पर भी आपको सेम दिख रहा है। जो यहां पर जीनोटाइप दिखा रहा हूं यहां पर भी यही दिखा रहा हूं, लेकिन देखो तुम कॉम्बिनेशन फर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना बेटा? बोलिए, हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये सिस है और वो ट्रांस है। तो बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है, सिस और ट्रांस के बेसिस पे दे देता है। सिस और ट्रांस के बेसिस पे बता देगा कि ये सिस है, ये ट्रांस है। उसके बेसिस पे आप रिकॉम्बिनेंट निकालिए, पैरेंटल निकालिए, तो आपको करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइएगा। आप लोगों को डिफरेंट पैकेज और जो किताबों में, अच्छी किताबों में देखिएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है इस तरह के। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपसे बताया था लिंकेज को कुछ थोड़ा मोड़ा तो बैटसन एंड प्यूनिट ने समझा दिया था, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। ठीक है, मॉर्गन ने किया था। अब मॉर्गन ने बेटा ड्रोसोफिला पे अपना सारा काम किया था। अब थोड़ा सा एक चीज मैं बता दे रहा हूं पहले। ड्रोसोफिला में तुम्हें बात पता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में, ड्रोसोफिला में बेटा 4 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 4 क्रोमोसोम होते हैं। 4 में से 3 ऑटोसोम होते हैं, है ना, और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। बल्कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि फर्स्ट वाला जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला 3 ऑटोसोम पाए जाएंगे। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम, नाम से आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि सेक्स क्रोमोसोम है, यानी वो क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग डिसाइड करते हैं। आपको पता है कि मेल के केस में XX होता है, मेल के केस में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल केस में XX होता है। ये क्या होते हैं? ये बेटा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम जिनमें सोमैटिक जीन्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम जिसमें सेक्स वाले जीन होते हैं। कि वो कौन डिसाइड करेगा, हमारी बॉडी में कौन डिसाइड करता है कि होने वाला प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा? वो तो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। क्रोमोसोम में भी कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है? सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। अगला जो टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें हम डिटेल में इस बात को पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारी आंख का कलर कैसा होगा, हमारे क्रोमोसोम, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, या उससे क्या अरेंजमेंट होगा,
वो कौन डिसाइड करता है? वो बेटा ये ऑटोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, ऑटोसोम होते क्या है? क्रोमोसोम विच कंटेन सोमैटिक जीन्स। क्रोमोसोम which contain somatic जीन। ठीक है, वो क्रोमोसोम जिनमें सोमैटिक जीन्स होंगे उन्हें हम लोग ऑटोसोम कहेंगे, और सेक्स क्रोमोसोम जिनमें सेक्स जीन होते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? अब आगे आते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लिंक्ड ट्रेट, एक्स लिंक्ड ट्रेट। अब मैं तुम्हें एक चीज पहले बताता हूं कि देखो लिंक ट्रेट का क्या मतलब है। मैंने आपसे क्या कहा कि सेक्स क्रोमोसोम पे हमेशा वो जीन पाए जाएंगे जो सेक्स डिसाइड करे, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जो सोमैटिक जीन्स होते हैं, सुन लो फिर से, कुछ केस में ऐसा होता है जो सोमैटिक जीन्स में जो होते हैं वो बेटा आपके सोमैटिक जीन्स जो होते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं या सेक्स लिंकेज कहते हैं। सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब समझ में आया? सोमैटिक जीन्स विच इज फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सोमैटिक जीन्स which are found on sex chromosome is called sex linked। ओके, और इसके इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? उसे बेटा हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, सोमैटिक जीन्स जब आपके सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने लगे तो उसे हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब देखो तुम, जाहिर सी बात है, अगर मेल के केस में बात की जाए या फीमेल के केस में, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि दो तरह का क्रोमोसोम होता है, अगर मिला ले जाए तो एक्स भी होता है, वाई भी होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर आप एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएगा, सोमैटिक जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे भी पाया जा सकता है और वाई पर भी पाया जा सकता है। अब बेटा अगर वो एक्स पे पाया जाएगा तो उसे हम लोग एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और वाई पर पाया जाएगा तो उसे हम लोग वाई लिंक्ड जीन कहेंगे। एक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह लो, और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कह लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, नहीं समझ में आया तुम लोग को? भाई मैं सिर्फ अभी देखो, ये टॉपिक बाकायदा पूरा एक सेक्स लिंकेज का एक पूरा टॉपिक है, आगे हम बाकायदा एक क्लास लेंगे इसको पूरा पढ़ाने में। अभी सिर्फ तुम लोग इतना समझ लो, क्योंकि इसमें ये इंक्लूड हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सोमैटिक जीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं सेक्स क्रोम पे, जिसे हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, सोमैटिक जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे भी पाए जा सकते हैं और वाई क्रोमोसोम पे भी पाए जा सकते हैं। तो अगर एक्स पे पाए जाएंगे तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, और अगर वाई पर पाए जाएंगे तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब तुम आ जाओ ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला का जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें 3 सोमैटिक जीन्स पाए जाते हैं। एक है आई कलर के लिए, आंख के कलर के लिए, क्या है? रेड आई, जिसे हम लोग डब्ल्यू, या लेकिन अगर पॉजिटिव लगा देते हैं तो इसका मतलब डोमिनेंट होता है। बस याद रखना, अगर ये पॉजिटिव डोमिनेंट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ये 3 कैरेक्टर हैं, आई कलर है, बॉडी कलर है और टाइप ऑफ विंग है। ये जो 3 कैरेक्टर हैं दे आर एक्स लिंक्ड ट्रेट है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो 3 जीन्स हैं, ये जो 3 सोमैटिक जीन्स हैं, ये किस पे पाए जा रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। तो वाई कलर जो है, सॉरी, आई कलर 2 तरह का होगा, रेड आई भी हो सकती है और व्हाइट आई भी हो सकती है। रेड आई को हम W+ से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम प्लस लगा दें वो डोमिनेंट होगा, नहीं कुछ लगा रहेगा तो वो रिसेसिव होगा। बॉडी कलर ब्राउन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ब्राउन को हम Y+ से और ये Y से।
टाइप ऑफ विंग जो एक नॉर्मल होगी या एक मिनिएचर होगी। ये नॉर्मल डोमिनेट करती है, मिनिएचर रिसेसिव है। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर, आई कलर, बॉडी कलर और तीसरा विंग, टाइप ऑफ विंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कुछ बेस ये जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि तभी आपको आगे जो मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है तभी बेटा आप लोगों को समझ में आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, आसान है इतना। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। अब हम लोग वो क्रॉस पढ़ते हैं जो मॉर्गन ने किया था। मैं आपको दो क्रॉस पढ़ाऊंगा। ये पहला क्रॉस है। ये पहला क्रॉस में उसने क्या किया था, रेड आई ब्राउन बॉडी, तीन मैंने लिया था ना, आई कलर, बॉडी कलर और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था बेटा, विंग, है ना, टाइप ऑफ विंग। अब देखो ये मेल है। अब आपको पता है कि अच्छा मेल में जाहिर सी बात है एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो हमारा जो तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, एक्स क्रोमोसोम को तो हम ऐसे दिखाएंगे लेकिन वाई क्रोमोसोम को हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा ये भी बता दूं, यहां पर जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे पाए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे के सारे जो तीन कैरेक्टर हैं, ये तीनों कैरेक्टर कहां पाए जा रहे हैं, एक्स लिंक्ड है। बात समझ में आ गई। वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाएंगे, वाई पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक, देखो तो पहला क्या है, रेड आई ब्राउन बॉडी है, किसमें, मेल के केस में है। मेल के केस में है, इसका मतलब एक बेटा एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। अब देखो रेड आई है तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू प्लस हो जाएगा और वाई प्लस है ना। अच्छा याद रखिएगा एक बात, यहां पर असल में हेमीजाइगस कंडीशन होती है। तो अगर एक में भी डोमिनेट कर गया ना तो ओवरऑल, मतलब अगर एक्स में डोमिनेट कर गया, क्योंकि वाई पे तो जीन होगा ही नहीं, तो ये ओवरऑल डोमिनेट कर जाएगा। याद करिएगा, याद रखिएगा ये बात। जब आपको मैं सेक्स लिंकेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, है ना, वहां पे डिटेल में हम लोग इस बात पे बात करेंगे। तो रेड आई है, ब्राउन बॉडी है, तो ये देखो ये पेरेंट्स है, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, मैंने दिखा दिया इस तरीके से। यहां दूसरा क्या है, व्हाइट आई है और येलो बॉडी है। ये दोनों कैसे रेसेसिव है, ये फीमेल है, ये फीमेल के लिए है। ये देखो मैंने एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, ये देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, क्योंकि ये व्हाइट आई है और येलो बॉडी ये है। ठीक है, अब देखो गैमीट बन जाएगा बेटा, एक ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये वाई। अच्छा फीमेल के केस में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होता है। बात समझ में आ गया, बोलो भाई, बात समझ में आ गई। तो ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये वाई क्रोमोसोम हो गया और ये गैमीट हो गया। एक एक्स क्रोमोसोम ले लीजिए क्योंकि दोनों का तो सेम ही होगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ये F1 बनाएगा, है ना। ये बेटा जब इससे क्रॉस करेगा तो ये बना, देखो डब्ल्यू प्लस वाई प्लस, और ये आप इससे क्रॉस कर गया। ये जब इससे क्रॉस किया तो ये बना। तो ये क्या है, ये फीमेल है ना, क्योंकि देखो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल है। फीमेल क्या क्या कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू प्लस है ना, इसका मतलब वो रेड होगी, और वाई प्लस है, इसका मतलब बॉडी कैसी होगी, ब्राउन होगी। तो हमें कैसा मिला, फीमेल कैसी मिली, रेड आई ब्राउन बॉडी मिली, और यहां पर हमें कैसे मिला, मेल कैसा मिला, व्हाइट आई येलो बॉडी मिली। ठीक है, बोलो। अब देखो यहां पर ये क्या मिला हमें बेटा, ये F1 मिल गया। अब हमें क्या मिला, F1 में क्या सेम वही रिजल्ट है भाई। देखो यहां पर मेल कैसा है, रेड आई और ब्राउन आई है, लेकिन यहां पर मेल कैसा है, व्हाइट आई और येलो बॉडी है। बताओ ये जो मेंडल का जो बेसिक जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 रिजल्ट आता है उससे ये अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें लिंकेज की वजह से ये चीज हो रही है। ठीक है, और यहां पर फीमेल कैसी है बेटा, व्हाइट आई है और येलो बॉडी है, और यहां पर वो देखो रेड आई है और ब्राउन बॉडी हो जा रही है। फिर वही बात, क्यों ऐसा हो रहा है, ये लिंकेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी रेड आई ब्राउन बॉडी इसको और व्हाइट आई येलो बॉडी को आपस में क्रॉस कराएंगे, जिस तरीके से हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं। अब बेटा जब इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, देखिए अब हम दोनों को क्रॉस कराएंगे, देखो यही मैंने किया, रेड आई ब्राउन बॉडी है और व्हाइट आई येलो बॉडी है, ये मेल है ये फीमेल है। अब जब इसमें हम इसका गैमीट बनेगा, देखो यहां पर देखो ये इसका गैमीट बनेगा ना,
इसका गैमीट बनेगा, इसका भी गैमीट बनेगा। तो जब इसका गैमीट बनेगा तो ये 4 तरह का गैमीट बनेगा, ये और ये। और यहां पर यानी मेल के केस में सिर्फ एक ही ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस करवा लीजिए। ये देखिए, ये इधर ये चारों गैमीट आपने इधर रख दिया और ये दोनों इधर रख दिया आपने। ठीक है, ये इससे भी क्रॉस कर सकता है, बोलो। अब आप देखो, ये जो 4 गैमीट बना बेटा, 4 गैमीट बना, इसमें 2 गैमीट कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, नया कॉम्बिनेशन बना है, और ये दोनों लिंकेज वाले हैं, पुराने वाले हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जब आपने इसका इससे क्रॉस कराया, इससे इसका क्रॉस कराया, तो बेटा यहां पे रेड मिल गया और ब्राउन मिल गया। इसका जब इससे क्रॉस कराया तो रेड मिला और ब्राउन मिल गया। आपको पता है कि रेड और ब्राउन कैसे होते हैं, पैरेंटल होते हैं, देख लो तुम, रेड ब्राउन क्या ऐसा है, पैरेंटल है ना। यहां पर क्या मिला, डब्ल्यू डब्ल्यू और वाइट वाई वाई, ये देखो व्हाइट और येलो मिला, है ना, व्हाइट और येलो मिला। और यहां जब ये इससे क्रॉस किया तो व्हाइट और येलो मिला। आपको पता है बेटा व्हाइट येलो भी क्या है, पैरेंटल ही है। यहां पर आप देखिए, जब आपने इससे इसको क्रॉस कराया तो क्या मिला, यहां पे रेड मिला और येलो मिला। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, रेड के साथ साथ हमें ब्राउन बॉडी मिल रही थी, लेकिन यहां पहली बार हमें रेड के साथ येलो मिला, यहां पर भी रेड के साथ येलो मिला, यहां पर बेटा व्हाइट के साथ ब्राउन मिला। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, रेड के साथ ब्राउन मिल रहा था, लेकिन पहली बार हमें व्हाइट के साथ ब्राउन मिला, क्योंकि व्हाइट के साथ हमें क्या मिल रहा था, येलो मिल रहा था, और ये व्हाइट ब्राउन मिल गया। तो आपने देखा कि हमें कुछ कैसे मिले, कुछ पैरेंटल F2 में कुछ हमें पैरेंटल मिले और कुछ हमें रिकॉम्बिनेंट मिले, यानी कुछ हमें पैरेंटल मिल गए, लेकिन ज्यादा क्या मिले हमें, ज्यादा बेटा पैरेंटल मिले, और बहुत ही कम क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट मिला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो तो यही दिख गया था, वो तो बेटा यही दिख गया था, क्योंकि अगर यहां पर कंप्लीट असॉर्टमेंट हुआ होता, कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होता, तो ये रिजल्ट नहीं आता, इन दोनों में से किसी एक का रिजल्ट आता, जैसा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में होता है। लेकिन यहां पर इस तरह का रिजल्ट आया, तो यहीं से ये क्लियर हो गया था कि लिंकेज है। बोलिए बेटा, लिंकेज है, और उस लिंकेज का हमें यहां पे असर दिखा, लिंकेज है। और तो लिंकेज की वजह से क्या हुआ, हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं। कितना परसेंट पैरेंटल मिल रहा है, 98.7% के आसपास, और रिकॉम्बिनेंट कितना मिला बेटा, 1.3 के आसपास। देखो इस जो ये पहला जो क्रॉस है ना, ये फर्स्ट क्रॉस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्रॉस में हम व्हाइट जीन को, व्हाइट वाला जो जीन है और येलो वाला जो जीन है ना, इन दोनों की लिंकेज हम पता कर रहे हैं, व्हाइट जीन और येलो जीन की हम लिंकेज पता कर रहे हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाले क्रॉस में जो अभी हमने क्रॉस करवाया था मॉर्गन ने, उसमें ज्यादातर उसे पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिला और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम मिले। क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन ये था कि ये जो व्हाइट बॉडी है ना, व्हाइट बॉडी एंड नहीं सॉरी व्हाइट कलर एंड येलो बॉडी है ना, इन ये जो दोनों जीन थे ना, ये आपस में बहुत टाइटली लिंक थे। टाइट लिंक मतलब होता बहुत करीब थे, डिस्टेंस बहुत कम था, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। देखो ये बात में यहां पे, मॉर्गन कैरीड आउट डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला एंड ही फाउंड दैट F2 रेशियो वाज डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1। यहां पर बेटा 9:3:3:1 वाला रेशियो नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, मैंने बता दिया 98.37 पैरेंटल है, 98.37 पैरेंटल है, और 1.67 के आसपास क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो ये वाला रेशियो नहीं आ रहा है। दिस इंडिकेट दैट जीन डज नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। और अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है। अब वो लिंकेज कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी लिंकेज हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर यहां पर आप देखिए तो हमें क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा ही 1-1.5% ही मिल रहा है। इसका मतलब वो कंप्लीट लिंकेज नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। ठीक है, मॉर्गन कैरीड आउट रेड ब्राउन बॉडी मेल
लिया था उसने, विद वाइट येलो बॉडी फीमेल लिया उसने, ठीक है। जो ये देखिए जो हमने क्रॉस किया था, ये वाला क्रॉस जो था। इन F1 जनरेशन में क्या मिला, ब्राउन बॉडी रेड आईड फीमेल एंड येलो बॉडी व्हाइट आई मेल मिला, है ना, वो हम लोगों ने देख चुका है। वे आर प्रोड्यूस्ड, अब जब उसकी सेल्फिंग करेंगे यानी दोनों को क्रॉस कराएंगे ऑन सेल्फिंग अमंग F1, F2 जनरेशन वाज प्रोड्यूस्ड। इन F2 प्रोजेनी 1.3% recombinant were observed, अभी मैंने आपको बताया। This indicate that gene for white eye and yellow body, वही अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये और ये येलो बॉडी वेयर टाइटली लिंक्ड। टाइटली लिंक का मतलब होता है आपस में बहुत करीब है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है ना, बहुत ज्यादा कम है डिस्टेंस। यानी अगर ये कह रहा है कि वेरी टाइटली लिंक्ड, इसका मतलब डिस्टेंस बहुत कम है। अगर लूजली लिंक्ड होता तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा होता, ठीक है। पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि जीन के बीच में डिस्टेंस कम है। येलो और व्हाइट वाला जो जीन है उनमें डिस्टेंस बहुत कम है। जाहिर सी बात है बेटा, जब डिस्टेंस बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, तो रिकॉम्बिनेशन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिकॉम्बिनेशन। जितना कम होगा, सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जितना कम होगा डिस्टेंस उतना कम चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन के, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इतना है, एक जीन यहां एक जीन यहां है, इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम ज्यादा हो जाएंगे। और जीन अगर एक जीन ये है एक जीन ये है तो इसके रिकॉम्बिनेशन चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। दिस वॉज ड्यू टू, क्यों ऐसा हुआ, दिस वॉज ड्यू टू बेटा, दिस वॉज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स। वही बात हमने जो कही, जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन होता है, दिस इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है। मॉर्गन यूज द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन। मॉर्गन ने ही, याद रखिएगा ये बात, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो दोनों टर्म है, चाहे लिंकेज हो और चाहे रिकॉम्बिनेशन हो, इन दोनों का जो टर्म कॉइन किया था ना, वो मॉर्गन ने किया था, वो मॉर्गन ने किया था बेटा, ठीक है। एंड यूज द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो मेंडल ने ही रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज दोनों का टर्म दिया था बेटा। आगे देखते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना। मैंने आपसे कह दिया कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इफ लिंकेज इज मोर यानी लिंकेज ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो बेटा क्रॉसिंग ओवर होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इफ लिंकेज इज मोर, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर लेस। क्या कह रहा है, कह रहा है ये है, एक जीन ये है एक जीन ये है ना। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या, और अब मान लो एक यहां है एक यहां है, तो इसमें क्या है, लिंकेज ज्यादा है, यानी लिंकेज ज्यादा है मतलब डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होगी बेटा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना, तो रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगी। आर लेस एंड वाइस वर्सा, क्लोजली रिलेटेड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो मोर लिंकेज एंड लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मैंने यहां पे एक बहुत काम की बात बता दी है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी लिंकेज उतना कम होगा। देखो अभी मैंने कहा कि लिंकेज ज्यादा होगा, या यहां पे लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, लिंकेज इज मोर। जब लिंकेज ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएंगे। तो वही देखो,
जब लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। यानी जब लिंकेज कम होगी अगर, तो डिस्टेंस, अगर लिंकेज ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कि मोर लिंकेज, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन। चाहे तो आप लोग ये बात जो मैंने अभी लिखा है वो यहां लिख लीजिए, मोर लिंकेज लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन। लेकिन अगर लिंकेज बेटा, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के, यानी जब लिंकेज ज्यादा होगा यानी डिस्टेंस कम होगी, लिंकेज ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी। इसका मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? चले बेटा आगे। ये तो हो गया पहला क्रॉस, ये पहला क्रॉस जो मैंने आप लोग समझा। अब दूसरा क्रॉस है, ये दूसरा क्रॉस है ना, ये दूसरा क्रॉस है जिसमें क्या है, ये व्हाइट आई और मिनिएचर, ये विंग जो होती है ना, टाइप ऑफ विंग बेटा दो तरह की होती है, एक नॉर्मल विंग होती है, एक नॉर्मल विंग होती है और एक मिनिएचर है। ये टाइप ऑफ विंग मैंने पढ़ा रखा है तुम लोग को, एक नॉर्मल होती है और एक मिनिएचर होती है। ठीक है, अभी देखिए आप लोग, पीछे मैंने बता रखा है। तो ये रेड आई नॉर्मल विंग है और व्हाइट आई व्हाइट एंड मिनिएचर है। ये देखिए इस तरीके से, ये मेल के केस में है ना, और ये फीमेल में है इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? अब ये इनके गैमीट्स बनेंगे इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से गैमीट बनेंगे। यहां पर गैमीट क्या बनेगा? क्योंकि यहां पे दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, तो कोई एक ही ले लीजिए आप यहां पे, तो लेकिन ये एक्स होता है, ये वाई होता है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। अब बेटा ये इससे जब क्रॉस होगा तो ये बनेगा, और ये फीमेल की केस है, फीमेल में क्या होगा? ये वाला इस पे डोमिनेट कर जाएगा, मतलब रेड आई होगी, और ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा, मतलब विंग कैसी होगी? नॉर्मल विंग होगी, नॉर्मल विंग होगी। यहां पर क्या होगा? और ये किस में? फीमेल के केस में। मेल के केस में क्या होगा बेटा? व्हाइट होगी और ये मिनिएचर विंग होगी। ये हो गया, यहां तक हो गया। फिर यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पर फिर प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? यहां पर भी लिंकेज है, लिंकेज नहीं है भाई, दो तरह के ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं ना। याद करो तुम लोग, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस में जाओ जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, तो वहां पर क्या होता था? बोलो, जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था वहां पर बेटा क्या होता था? F1 में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग एक ही तरह के होते थे, यहां पर दो तरह का आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? लिंकेज की वजह से। F2 में 9:3:3:1 नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है? लिंकेज की वजह से। टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1:1 नहीं आ रहा है, क्यों? लिंकेज की वजह से। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या होगा बेटा? अब आप इन दोनों को क्रॉस करवा दीजिए, ये फीमेल रेड आई नॉर्मल विंग, और इसको क्रॉस करवा दीजिए। जाहिर सी बात है, जब बेटा आप इसको क्रॉस कराएंगे, है ना, जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो पहले ये गैमीट बनाएगा। गैमीट कितने तरह का होगा? देखो, 4 तरह का गैमीट बनाएगा। ये कौन कौन सा गैमीट बनेगा? देखो, ये गैमीट बन गया बेटा, है ना। अब इसमें देखो, ये पैरेंटल है गैमीट, ये पैरेंटल है, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। ये गैमीट बन गया 4 तरह का। इसी तरीके से यहां पर कितने तरह गैमीट बनेगा? एक ये गैमीट बनेगा और एक ये गैमीट बनेगा। देखो, आप ये चारों गैमीट इधर रख दीजिए और ये दोनों इधर रख दीजिए, और फिर ये आपस में क्रॉस करा लीजिए। ठीक है बेटा, ये क्रॉस करा लीजिए। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर रेड आएगा और मिनिएचर आएगा, नहीं सॉरी, ये रेड आएगा और, अबे यार, ये बेटा रेड आ रहा है और नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, ये रेड आ रहा है और नॉर्मल आ रहा है।
नॉर्मल विंग आ रही है। ये देखो कैसा आ रहा है, यहां पर भी रेड आ रहा है और M प्लस है ना, यानी नॉर्मल विंग आ रही है। ये कैसा आ रहा है, ये व्हाइट आएगा और मिनिएचर होगा। ये कैसा आएगा, ये भी व्हाइट होगा एंड मिनिएचर होगा। अब आप देखो बेटा ये कैसे है, ये सारे कैसे आ रहे हैं, ये सारे कैसे आ रहे हैं, पैरेंटल आ रहे हैं। देखो रेड नॉर्मल, रेड नॉर्मल, और ये व्हाइट और मिनिएचर। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये पैरेंटल है। ये कैसा है, देखो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा रेड और मिनिएचर, है ना, ये रेड मिनिएचर है। ये क्या आएगा, यहां पर भी रेड आ रहा है और मिनिएचर आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है बेटा, व्हाइट आ रहा है, और यहां व्हाइट आ रहा है और व्हाइट आ रहा है और नॉर्मल आ रहा है। यहां पर भी व्हाइट और नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या कहीं पर भी, यानी जो ये देखिए आप यहां पे चाहे देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए और चाहे यहां देख लीजिए, कहीं पर भी आपको व्हाइट और नॉर्मल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी आपको रेड और मिनिएचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है ये कैसे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है, और ये कैसे हैं, ये पैरेंटल है। तो कितना पैरेंटल बन रहा है, लगभग 62.8 के आसपास पैरेंटल बन रहा है, और रिकॉम्बिनेंट 37.6 के आसपास रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो दोनों जीन है, व्हाइट और मिनिएचर जो जीन है बेटा, ये लिंकेज तो है, लिंक्ड जीन तो है, लेकिन ये उतने टाइट लिंक्ड नहीं है जितने इससे पहले अभी मैंने पढ़ाया था। इस केस में देखो यहां पर जो था व्हाइट और येलो बॉडी जो थी, ये ज्यादा लिंक्ड थी। समझ में आ रहा है, यानी अगर मैं कंपेयर करूं, अगर बेटा मैं कंपेयर करूं, अगर मान लीजिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये Y और ये ऐसे थी, है ना, और ये जो है ये ऐसे। बात समझ में आई? व्हाइट और येलो बॉडी कैसी है, ये उसमें देखो पैरेंटल कॉम्बिनेशन 98 पॉइंट समथिंग था, यानी उनमें क्या था, डिस्टेंस बहुत कम है, टाइटली लिंक्ड है ना। और ये क्या है, ये भी लिंक तो है लेकिन ये लूजली लिंक्ड है। समझ में आ गया, यानी इनके बीच में डिस्टेंस कम है और इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। देखो इन दिस क्रॉस he obtained 37% recombinant at F2. This indicates that gene for white eye and miniature wing are loosely linked. बात समझ में आ गई बेटा? लिंक तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, लूजली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा लिंकेज, कुछ समझ में आया बेटा? आप लोग जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं आप लोग बनाते रहिए, इसे फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा आप लोगों को, फिर से पढ़िएगा। इस पे आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो कोई किताब रखी उसे भी पढ़िएगा, आप लोग को एकदम समझ में आएगा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप और सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या हो, ऑल द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज, है ना। और नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बता दे रहा हूं, बहुत आसान है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका हैप्लॉइड नंबर होता है ना, वही लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे ह्यूमन, जैसे अगर मान लो पी की बात करूं, तो पी में बेटा जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है 2n = 14, तो n कितना होगा, 7, तो n ही क्या होगा, उसका लिंकेज नंबर होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका हैप्लॉइड नंबर होता है वही उसका लिंकेज नंबर होता है, लिंकेज ग्रुप होता है। न्यूरोस्पोरा में 7 लिंकेज ग्रुप होगा, बैक्टीरिया में 1 लिंकेज ग्रुप होगा। ह्यूमन में अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग का पूछा जाए तो बेटा आप 23 कहेंगे, 23 लिंकेज ग्रुप। लेकिन अगर वो बाकायदा मेंशन कर दे कि नहीं आप ह्यूमन मेल का बताइए तो 424 लिंकेज ग्रुप होगा, और फीमेल का 23 लिंकेज ग्रुप होगा। ठीक है, ये एकदम उसी तरीके से जैसे मैंने तुम लोगों को होमोलॉगस क्रोमोसोम बताया था। अगर ह्यूमन बीइंग का होमोलॉगस क्रोमोसोम पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे 23। ह्यूमन फीमेल का पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे 23।
लेकिन अगर वो ह्यूमन मेल कह दे तो क्या कहेंगे आप? 24। अब देखते हैं जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप क्या होता है। ये मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, है ना, ये स्टूडेंट थे, ये मॉर्गन के मेंडल थे, अल्फ्रेड, ठीक है बेटा। इन्होंने एक तरह की जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप बनाया जो बहुत सी चीजों में बहुत हेल्पफुल हुआ, स्पेशली जब जीन सीक्वेंसिंग करते हैं ना, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। ही यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी जो कितना फ्रीक्वेंसी है, कितनी गैप है, ही यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर टू लोकेट पोजीशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या? उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, कम है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है जीन में। तो अगर 1% रिकॉम्बिनेशन कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर वो 1% रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं तो इसका ये सेंस होता है। मोर द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन जीन। बहुत साफ बात कह रहा है कि अगर ये कहा जा रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी अगर मान लो मैं कहूं बेटा एक जीन है ए, एक बी, एक सी और एक डी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए और सी में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए और बी की। बात समझ में? तो ए और बी में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बनिस्बत ए और बी में। वही बात ये कह रहा है, लाइक इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 5%, इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज 5 मैप यूनिट, यानी जो जिस यूनिट में हम ये कैलकुलेट करते हैं पूरा, वो मैप यूनिट होती है, सेंटीमॉर्गन कहते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब जीन कितना हुआ? 5 मैप यूनिट हुआ, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या जीनोम सीक्वेंसिंग। ये हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके सबसे लास्ट में, यानी जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे उसके सबसे लास्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वहां पर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जो मैप डिस्टेंस है इट कैन एक्सीड बिटवीन 50 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। जो मैप डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। एक क्वेश्चन ये है कि दो जीन है, ए जीन और बी जीन, उनके बीच में 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी 10 आप सेंटीमॉर्गन कह सकते हैं। ए और डी के बीच में 3 है, बी सी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जेनेटिक मैप बनाइए, है ना, जेनेटिक मैप बनाइए। तो कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले सबसे दूर वाला लेते हैं, ए एंड डी, ठीक है, सॉरी ए बी, कह रहा है ए बी के बीच में कितना गैप है? 10%, 10 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन। अच्छा, बी और सी के बीच में 4% है, यानी सी यहीं के आसपास होगा, ये 4% हो गया। और क्या कह रहा है कि ए और सी के बीच में ये 6% है, ए और सी के बीच में, एंड ए और डी के बीच में 3% है, ये ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो क्रोमोसोम पे जीन किस हिसाब से, किस सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस है बेटा? सबसे पहले है ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी। बात समझ में आई? ये यही सीक्वेंसिंग पूछ रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम पे जीन की क्या सीक्वेंसिंग है, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएंगे, आप लोग इस तरह क्वेश्चन लगाइए बेटा। जेनेटिक्स में जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, याद रखिए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह की किताबों से, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा किताबों से क्वेश्चन लगाएंगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा आपका
क्लियर होगा। ठीक है बेटा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।